So, hey everyone, welcome back to the channel. And today we will talk about the chapter number 4, class 11th, sensory, attention and the perpetual. Okay. So, इसे ही हम कंटिन्यू करते हुए हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज, दैट इज द परसीवर. ओके. तो देखिए परसीवर होता क्या है. देखो परसीवर वो इंसान होता है जो कभी मतलब कहते हैं ना कभी किसी चीज इवन पर्सन है या कोई भी चीज है इवन ऑब्जेक्ट है सिचुएशन है को ऑब्जर्व इंटरप्रेट और समझने की कोशिश करता है, दैट इज परसीवर. ठीक है. मतलब जब हम किसी चीज को देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं तो हम ही परसीवर कहलाते हैं इसमें. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी को पहली बार मिलते हो है ना, तो आप उनके लुक्स बिहेवियर और उनके बोलने के तरीके को ऑब्जर्व करते हो, है ना. इंप्रेशन बनता है आपका, तो उस समय आप क्या हो, परसीवर हो. राइट. तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है. तो पहला है आपका फैक्टर्स. फैक्टर्स होते क्या है देखो. परसीवर की जो परसेप्शन है ना वो कई चीजों पर डिपेंड करती है. पहला है आपका एटीट्यूड. एटीट्यूड मीन्स दैट इज द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एज वेल. पॉजिटिव है जो चीजें अच्छी लगेंगी और नेगेटिव का मतलब क्या है, जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगेंगी. मोटिव की अगर मैं बात करूं तो जिस चीज की जरूरत ज्यादा होगी वही जल्दी आपको नोटिस होगी, है ना. दैट इज मोटिवेशन मोटिव्स. देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बहुत भूख लगी है ना, तो आपको खाने की चीज पर ज्यादा ध्यान लगेगा, है ना. कहीं से खाने की खुशबू आएगी तो आपको लगेगा कि है ना खाने की कोई चीज कहीं से तो पास में आ ही रही है. तो दैट इज द मोटिव. आपकी इंटेंशन क्या चल रही है, आपकी प्रेरणा क्या है, इन शॉर्ट अगर मैं इसे हिंदी में बोलूँ तो. अगर मैं वहीं आपके इंटरेस्ट की बात करूं, मतलब कि जिस फील्ड या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा वही ज्यादा क्लियर दिखेगा. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपका क्रिकेट लवर है ना, भीड़ में सबसे पहले आपको क्या है ना बैट बॉल दिखने वाली है, जो भी क्रिकेट लवर होंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें, है ना. वहीं अगर मैं एक्सपीरियंसेस की बात करूं तो एक्सपीरियंसेस मीन्स पास्ट एक्सपीरियंस परसेप्शन को शेप करते हैं, है ना. एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी डॉग को पहले मान लो अगर किसी डॉग ने आपको पहले काटा है, तो नए कुत्ते से या नए डॉग से तो आपको डर लगने ही वाला है ना. आपको क्या भाई मैं तो नहीं जाऊंगा यहाँ से, मुझे तो बड़ा डर लगता है भाई डॉग से. वाई? बिकॉज आपके दिमाग में एक फियर बैठ गया है कि भाई मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, बिकॉज मुझे एक बार काटा हुआ है, मैं नहीं जा सकता इसके पास से, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था. फिर वहीं अगर आपकी इमोशनल स्टेट और मैं क्या नाम है एक्सपेक्टेशंस की बात करूं इसी में ही, तो हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसा परसीव करने लगते हैं, है ना. होता है ना कभी कभी. अगर आप किसी टीचर को स्ट्रिक्ट मानकर रखते हैं कि भाई ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है ना, तो उनकी छोटी सी बात भी आपको ज्यादा स्ट्रिक्ट लगने लगेगी कि यार ये तो है ही ऐसे. और इमोशनल स्टेट क्या है आपका, कहीं ना कहीं आपका मूड डिपेंड करता है किसी सिनेरियो पे. अगर आपको किसी ने डांट दिया तो आपका मूड खराब हो जाएगा, है ना. वहीं आपकी जो पर्सनालिटी भी होती है ना, वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की परसेप्शन अलग होती है. तो अगर इंट्रोवर्ट किसी इवेंट को एक्साइटिंग मानेगा तो इंट्रोवर्ट उसे अनकंफर्टेबल भी मान सकता है, क्योंकि वो उसका अपना परसीव करने का तरीका है. ठीक है. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द परसीवर एंड द फैक्टर्स. आइए इस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं. ओके. सो व्हाट इज द रोल ऑफ द परसीवर इन द परसेप्शन. लेट्स डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. देखो परसीवर कोई पैसिव परसीवर नहीं है, ठीक है, वो एक्टिव परसीवर है. हमेशा इस चीज को ध्यान रखना. मतलब कि परसीवर का मेन रोल होता है इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना और उसका और मीनिंग देना एक तरीके से. यानी हम जो चीजें देखते हैं एक्सपीरियंस करते हैं उन्हें हम परसीव की तरह देखते हैं, जैसे कि एटीट्यूड क्या है, मोटिव्स क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस कैसा है और आपकी एक्सपेक्टेशंस कैसी है. तो सिंपल वर्ड्स में सेम सिचुएशन डिफरेंट लोग डिफरेंटली परसीव करेंगे, क्योंकि परसीवर के इंटरनल फैक्टर्स अलग हैं. ठीक है. तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका फर्स्ट डे ऑफिस गए आप, है ना, तो परसीवर होगा एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा कि भाई मैं तो सीखूंगा, है ना, ये ऑफिस बहुत फ्रेंडली है और बिल्कुल सपोर्टिव लग रहा है. तो नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान कैसे होगा, सिर्फ प्रॉब्लम ही ढूंढेगा, है ना, ये ऑफिस बहुत ही स्ट्रेसफुल और बोरिंग है. तो मतलब कि सेम इन्वायरमेंट डिफरेंट परसेप्शन. Perceiver decide what is important and how to interpret the information and how to react. Okay. So ये है आपका बेसिक सिनेरियो. यहाँ पे मैंने लिखा है द परसीवर इन द परपेचुअल प्रोसेस. देखो तो इसके कुछ तीन मेन कंपोनेंट्स भी होते हैं जिसे हमें समझने की जरूरत है कि परसीवर क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है. कुछ होते हैं कुछ होते हैं सिलेक्टिविटी से, कुछ होते हैं इंटरप्रिटेशन से और कुछ होते हैं रिएक्शन से. तो व्हाट इज सिलेक्टिविटी, जो परसीवर डिसाइड करता है कि भाई कौन सी इंफॉर्मेशन ध्यान में आएगी.
ठीक है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? परसीवर अपने पास्ट एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मीनिंग असाइन करता है ना। और परसीवर के परसेप्शन के हिसाब से रिस्पॉन्स या बिहेवियर को तय करता है। ठीक है। दूसरी बात, now we will talk about the cognitive psychology. Field dependence and independence are the cognitive style that describe how people perceive and the process information. That is the field dependent and field independent. बहुत सारी चीजें देखो, कॉग्निटिव साइकोलॉजी ना बहुत सारी चीजों पे निर्भर करती है, मतलब एक चीज पर डिपेंड नहीं करती। साइकोलॉजी इज वास्ट। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जो ब्रांचेस है ना, दैट इज चीजों को कैसे देखते हैं, याद कर रखना, सोचना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बेसिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये स्टडी करती है कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करेंगे। ठीक है। देखो, फील्ड डिपेंडेंस का मतलब यहाँ पे क्या है? ये कॉग्निटिव स्टाइल्स हैं, यानी ये डिसाइड करते हैं कि लोग इंफॉर्मेशन को परसीव और प्रोसेस कैसे करते हैं, है ना। देखो, पहला है फील्ड डिपेंडेंट। फील्ड डिपेंडेंट लोग कंटेक्स्ट या इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं, है ना। इन्हें ओवरऑल पिक्चर या सोशल क्यूज इंपॉर्टेंट लगते हैं, मतलब कि इजीली इन्फ्लुएंस बाय द अदर्स, फोकस ऑन द होलिस्टिक इंफॉर्मेशन, है ना। पूरा सीन देखना, डिटेल्स नहीं है। और सोशल और ग्रुप सेटिंग्स में कंफर्टेबल, मतलब कि क्लास में टीचर एक का स्टाइल है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं फील्ड जो डिपेंडेंस है ना, स्टूडेंट इजीली क्लासमेट्स के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाता है और ग्रुप डिस्कशन में एक्टिव रह जाता है ना। दूसरी बात, अगर मैं फील्ड इंडिपेंडेंट की बात करूं, तो लोग एनवायरनमेंट से अलग होकर इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। इन्हें डिटेल्स और पर्सनल जजमेंट इंपॉर्टेंट लगता है। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थिंकर्स फोकस ऑन द स्पेसिफिक डिटेल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग में एनालिटिकल। तो सेम क्लासरूम में अगर कोई एफआई है, मतलब कि फील्ड इंडिपेंडेंट है, स्टूडेंट ग्रुप के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं होता और वो अपनी थिंकिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करता है। आई होप यू गेट द पॉइंट। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। So the class, a classic test item that is embedded figure test. So what is the meaning of that? EFT. देखो, पार्टिसिपेंट शो करता है कि क्या कॉम्प्लेक्स फिगर है, राइट। कॉम्प्लेक्स फिगर का मतलब क्या है? कि एक साइकोलॉजी टेस्ट जो मेजर करता है कि कई सारे लोग फील्ड डिपेंडेंट है या फील्ड इंडिपेंडेंट है। इस टेस्ट में कॉम्प्लेक्स फिगर के अंदर ना एक सिंपल फिगर छुपी होती है। ये जो टास्क है ना, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, पर्सन को वो सिंपल फिगर आइडेंटिफाई करना होता है ना। तो एफआई लोग इजीली सिंपल फिगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से डिपेंड करता है। वहीं अगर मैं एफडी की बात करूं, तो लोग स्ट्रगल करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ओवरऑल कंटेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं ना। तो मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर से समझाती हूँ। एक पिक्चर में एक जंगल का सीन है, ठीक है। उसके अंदर एक सिंपल ट्राइंगल और स्क्वायर छुपा हुआ है, तो अगर एफआई स्टूडेंट होगा जल्दी आइडेंटिफाई कर लेगा। वहीं अगर एफडी स्टूडेंट होगा तो वो पूरा जंगल देखकर ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो पर्पस ऑफ ईएफटी इज व्हाट? कॉग्निटिव स्टाइल का असेसमेंट, फील्ड डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस को मेजर करना, और तीसरी बात, प्रिडिक्ट करना कि स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग स्टाइल कैसा है। ठीक है। तो इट विल बी ऑन बैकग्राउंड, इट विल बी ऑन द टारगेट एंड इट विल बी टारगेट ऑन द टास्क। ओके। Okay, so next is another test, that is rod and frame test. A rod is a place inside a tilted frame. So what is the meaning of that? File dependent and file independent. बहुत बार आपने देखा होगा, कुछ लोगों की अप्रोच ना पार्टिसिपेंट वाली होती है, या पार्टिसिपेंट से पूछा भी जाता है। तो इसका अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, तो RFT क्या है? एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है, जो मेजर करता है कि इंसान फील्ड डिपेंडेंट है या फील्ड इंडिपेंडेंट है। इस टेस्ट में एक वर्टिकल रॉड को ना टिल्टेड फ्रेम, मतलब कि झुका हुआ फ्रेम होता है, उसके अंदर प्लेस किया जाता है। ठीक है। टास्क ये होता है कि पर्सन को रॉड को ट्रू वर्टिकल पोजीशन में सेट करना है, मतलब कि सही वर्टिकल पोजीशन में लगाना है, फ्रेम को इन्फ्लुएंस करे बिना। ठीक है। तीसरी बात, अगर एफआई होगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब कि आसानी से रॉड को सही वर्टिकल पोजीशन में वो एडजस्ट कर ले। वहीं अगर एफडी होगा, मतलब कि फील्ड डिपेंडेंट होगा, तो फ्रेम को इन्फ्लुएंस में, तो आप देखो फ्रेम के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो रॉड को सही वर्टिकल सिचुएशन में सेट करने में उसको डिफिकल्टी होगी। तो इमेजिन कीजिए, एक टिल्टेड स्क्वायर फ्रेम है, ठीक है, और उसके अंदर एक स्ट्रेट रॉड है। टास्क क्या है? रॉड को बिल्कुल अपराइट सेट करना है।
तो एफ आई स्टूडेंट फ्रेम को टिल्ट, मतलब वो क्या करेगा ना, सिंपल सा है, जो एफ आई वाला होगा वो पता है क्या करेगा, फ्रेम के टिल्ट को ही इग्नोर करके ना रॉड को बिल्कुल ठीक सेट करता है, कर देगा। वहीं अगर एफ डी वाला होगा तो फ्रेम को झुक, मतलब फ्रेम के झुकाव से कंफ्यूज होकर रॉड को गलत पोजीशन में रख देगा। तो इसका पर्पस क्या है देखो, मेजर द कॉग्निटिव स्टाइल, फील्ड डिपेंडेंस है क्या इंडिपेंडेंस है, ठीक है। दूसरी बात ये समझना कि इंसान इन्वायरमेंटल क्यूज पर कितना डिपेंड होता है। और तीसरी बात प्रिडिक्ट करना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग स्टाइल में इंडिपेंडेंट होगा या फिर सोशली कंटेक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ईएफटी एंड आरएफटी. I hope you get the point of EFT and RFT. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. I will definitely solve your queries, any problem you will face during this lecture. So next class में इसी की ही सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, ठीक है। So thank you so much. So do subscribe the channel for the upcoming update. Bye everyone.